नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के पेपर्स से कलेक्ट किए हुए हैं। जीएस के बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अणु एक दूसरे से सटे होते हैं, उनके अणु आपस में टकराते रहते हैं, उनका पृष्ठ परावर्ती होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है कि धातुएं सुचालक होती हैं, मतलब सुचालक का मतलब उनमें से अपन विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण। जैसे अगर आपने सुना होगा सोडियम क्लोराइड विद्युत का सुचालक होता है कि चालक, तो सोडियम क्लोराइड अगर विलयन में है या फिर वो गलत अवस्था में, तभी वो विद्युत का सुचालक होता है, अन्यथा विद्युत का कुचालक होता है। तो सोडियम क्लोराइड जब जलीय विलयन में जाता है तो उसका आयनों में टूट जाता है, वो सोडियम आयन क्लोराइड। तो जो धारा होती है वो आयनों के कारण ही प्रभावित होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है ये विद्युत की सुचालक धातु है। अगला क्वेश्चन, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायु की सापेक्षिक आर्द्रता को जो यंत्र मापता है उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर आपका दाब को मापने के लिए किया जाता है, हाइड्रोमीटर आपका जल से संबंधित है, और नैनोमीटर आपको पता है क्या है, 1 नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁻⁹ यह आपकी एक दूरी का मात्रक है जिसमें आप प्रकाश तरंगों को मापते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा था वायु में आर्द्रता नमी कितनी है, तो उसको नापने के लिए एक यंत्र होता है जिसका उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं हाइग्रोमीटर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं विद्युत जनरेटर में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो विद्युत जनरेटर आप सभी ने देखा है, शादियों में होता है। तो उसमें लगे होते हैं क्या, आपके वो चुंबक के लगे रहते हैं बड़े बड़े चक्के, जब वो घूमते हैं तो वहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है, प्रेरकत्व उत्पन्न होता है। तो वहाँ पे होता क्या है, आपका यांत्रिक ऊर्जा से अपन विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। क्यों? जब अपन उसको घुमाएंगे, उसका वो होता है ना जिससे घुमाते हैं, फिर उससे आपकी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा क्या है, संरक्षित है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसे अपन बना नहीं सकते हैं, सिर्फ ऊर्जा को चेंज किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भौतिकी में मूल राशियों की संख्या कितनी है? तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि भौतिकी में 7 मूल राशियां हैं और उनके नाम भी होते हैं, ध्यान से सुन लिएगा। पहला होता है आपका दूरी। दूरी को अपन काय में नापते हैं? किलोमीटर में। दूरी या लंबाई आपका फिर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को अपन केजी में मापते हैं। समय होता है आपका सेकंड में। विद्युत धारा एम्पियर में। ताप को मापते हैं अपन केल्विन में। ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडेला में। पदार्थ की मात्रा को मापते हैं मोल में। तो ये 7 मूल राशियां होती हैं और इसके अलावा कुछ होती हैं आपकी व्युत्पन्न राशियां। तो मूलभूत राशियों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 7, जो मैंने आपकी गिन के बता दी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वैसे तो नीली क्रांति आपकी किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित हो। मछली पालन आपका एक्वाकल्चर में ही आता है। यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ों की और जानकारी मिल रही है कि जलीय कृषि को एक्वाकल्चर कहते हैं, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, रेशम उत्पादन की विज्ञान को सेरिकल्चर कहते हैं, चारागाह को एर्वोरिकल्चर कहते हैं, घास का उत्पादन करना। लेकिन आपकी नीली क्रांति किससे संबंधित है? जल से संबंधित है। नीली क्रांति, भूरी क्रांति, पीली क्रांति, हरी क्रांति, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं चांदी का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ये तो आपको याद करना पड़ेगा और वैसे आपको पता ही होगा। चांदी का परमाणु क्रमांक होता है आपका 47। और कॉपर का भी पूछा जाता है, कॉपर का होता है आपका 29। और एजी का भी पूछा जाता है जिसका होता है आपका 79। और अगर एच जी पूछा जाए मरकरी, तो इसके तुरंत बाद आता है आपका एच जी जिसका परमाणु क्रमांक होता है 80। और इसके साथ ही आपका क्लोरीन ब्रोमीन का भी पूछा जाता है। ब्रोमीन का होता है आपका 35 और क्लोरीन का होता है आपका 17। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। आवर्त सारणी को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और अगले वीडियो में हम आवर्त सारणी को थोड़ा शॉर्ट में समराइज करेंगे और उसके जो मेन पॉइंट हैं उनको देखेंगे।
तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का एनालिसिस पाते रहें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शरीर की कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो तापमान का नियंत्रण रखती है। तो अपने शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो पहले आप एक बात समझ लो, अंतः मतलब वो अपने शरीर के अंदर पाई जाती हैं और हार्मोन उत्पन्न करते हैं। हार्मोन होते हैं जो अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित रखते हैं कि हार्मोन में गड़बड़ी हो जाएगी तो अपन बीमार हो जाएंगे। और होती हैं आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ जो एंजाइम स्रावित करती हैं। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो है आपकी थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो वो है आपकी यकृत, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो है आपकी थायराइड ग्लैंड। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सी ग्रंथि तापमान से संबंधित है। तापमान से संबंधित है मतलब अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखती है, वो है आपकी हाइपोथैलेमस। और इसके अलावा हमारा हाइपोथैलेमस आपका भूख, प्यास, निद्रा, इन सभी का केंद्र भी है। और मस्तिष्क का जो मेमोरी का केंद्र है, जो याददाश्त को कंट्रोल रखता है, वो है आपका सेरिब्रम। तो ये मस्तिष्क से संबंधित क्वेश्चन, ग्रंथियों से संबंधित क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि चालक का पितृत्व क्या है, निर्भर किस पर करता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। कैसे होगा, चालक के प्रतिरोध का सूत्र आपको पता होना चाहिए। चालक के प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका एसआई मात्रक होता है ओम। तो आर इक्वल टू होता है रो एल वाई ए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आर है जो उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके क्षेत्रफल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और उसके प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस टाइप से आप पता लगा सकते हैं और इस पे कई टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आपको पता है आर इक्वल टू रो एल वाई है। अब उन्होंने बोल दिया किसी चालक के प्रतिरोध की लंबाई को 2 गुना कर देंगे और क्षेत्रफल को 4 गुना कर देंगे, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो लंबाई को 2 रख दो और प्रतिरोध क्षेत्रफल को 4 रख दो, तो ये आपका 2 दूनी 4, यानी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा हो तो मैं स्लो हो जाता हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं जीन किससे बने होते हैं। जीन मैं कई बार बता चुका हूँ किससे बने होते हैं, डीएनए के टुकड़े होते हैं और डीएनए से ही बने होते हैं। हीमोफीलिया किससे संबंधित है। हीमोफीलिया क्या है, एक आनुवांशिक रोग है, जन्मजात रोग है जो कि किसी में भी पाया जा सकता है। अधिकांशतः ये रोग पुरुषों में पाया जाता है क्योंकि इसका जो जीन होता है वो एक्स गुणसूत्र पर होता है। इससे पहले हमने जो आनुवंशिकी के 3 पार्ट बनाए हैं उसमें मैंने जन्मजात रोग और एक्स वाई लिंक्ड डिसीज से संबंधित क्वेश्चन किए हुए हैं, तो उसको जाके देखिएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं किससे संबंधित, तो ये रक्त से संबंधित है। होता क्या है, इस रोग में अगर व्यक्ति का खून बहना शुरू होता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो ब्लड को क्लॉटिंग कराती हैं, रक्त का थक्का जमाती हैं, वो इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों में नहीं पाई जाते हैं। गैलेना किस तत्व का अयस्क है, तो गैलेना अयस्क है किसका, तो ये अयस्क वाला क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से एक वीडियो में अयस्क अयस्क जो इम्पोर्टेंट अयस्क हैं और किस तत्व के हैं उनके नाम हैं उसको मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो गैलेना आपका लेड का अयस्क है, इसका सूत्र होता है पीबीएस, लेड गैलेना। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, किसी का भी पूछा जा सकता है। आयरन का अयस्क है कॉपर पाइराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये क्या है, आयरन के अयस्क हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। कॉपर का अयस्क है कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट, तो ये आपको पते होना चाहिए। चलिए ये पूछ रहे हैं पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो पदार्थ में 3 अवस्थाएं पढ़ी होंगी आपने, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ की एक और अवस्था पाई जाती है जो गैस से भी उच्च लेवल की होती है, उसको कहते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा थेरेपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्श सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है। देखो चालकता क्या होता है, चालकता होता है मतलब वो जिसमें सबसे तीव्र और सबसे एकदम सटीक तरीके से धारा प्रवाहित हो सके, उसमें धारा का लॉस ना हो। जैसे आपने पढ़ा होगा चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। इसका मतलब क्या है कि अगर उसमें अपन ने 10 एम्पियर की धारा डाली
तो जहाँ तक आपको पहुँचाना है वहाँ 10 एम्पियर पहुँच गए, बीच में कहीं लॉस नहीं हुआ, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, तो उसको कहते हैं सुपर कंडक्टर। जो सुपर कंडक्टर होगा तो उसकी चालकता क्या होगी, अनंत होगी। 10 एम्पियर 20 एम्पियर नहीं होगी, अनंत होगी और बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें प्रतिरोध शून्य है। आपने ओम का नियम पढ़ा है, वहाँ से भी अपन इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ओम का नियम होता है V = IR। अब चालकता है इसकी I, तो I = हो जाएगा V/R। अब इसमें रेजिस्टेंट तो है नहीं, अब रेजिस्टेंट हो गया आपका 0, और वोल्टेज कितना भी है, रेजिस्टेंट 0 हो गया तो आपकी करंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो एक चीज़ ये और याद रखनी है कि जो सुपर चालक होते हैं उनकी चालकता तो अनंत होती है, लेकिन उनका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कह रहे हैं बेलनाकार लेंस का उपयोग किससे ग्रस्त व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो अब जब आंखों में दोष हो जाता है तो लेंस का उपयोग करना पड़ता है, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आप उत्तल लेंस अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखाई देता है, दूर का साफ नहीं दिखाई देता है। मतलब जो दोष है वो दिखाई देता है और उसके विपरीत नहीं दिखाई देता है। जैसे दीर्घ दृष्टि दोष है, मतलब उसको दूर का साफ दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता, जो कि अधिकतर वृद्धावस्था में आता है। तो इसके लिए आपका प्लस का लेंस लगता है और इसके लिए आपका माइनस का लेंस लगता है। अब आपको प्लस माइनस पता है, प्लस होता है आपका उत्तल लेंस की फोकस दूरी और माइनस होती है आपकी अवतल लेंस की फोकस दूरी। और कभी कभी ये होता है कि जब छोटे हो और ज़्यादा एज हो जाती है तो दोनों ही दोष हो जाते हैं, यानी पास का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता। तो उसके लिए आपको दोनों लेंसों का सामंजस्य लगाना पड़ता है, मतलब ऊपर आपका उत्तल लेंस, नीचे अवतल लेंस, इस टाइप से आपको लगाने पड़ते हैं। नहीं, ऊपर अवतल लगेगा, नीचे उत्तल लगेगा, तो तब आपको जरा दृष्टि दोष होता है। लेकिन एक होता है बेलनाकार लेंस, इसका उपयोग किया जाता है आबिंदुकता में। जब व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर चीज़ स्पष्ट नहीं दिखती है, वो उनमें अंतर नहीं कर पाता है, तो उसको बेलनाकार लेंस का उपयोग करना पड़ता है। तो ये दोषों से संबंधित क्वेश्चन आपको आने चाहिए, किसमें दूर दिखता है, किसमें पास दिखता है, किसके निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, उसका कारण क्या है, उनका निवारण क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस लास्ट तक पढ़े रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको फुल बेनिफिट मिलेगा। कार की इकाई क्या है, तो कार क्या है, एक भौतिक राशि है। कार की इकाई क्या है, मतलब उसको अपन किस में मापते हैं, तो कार को मापते हैं अपन जूल में। बोलते हैं ना, हमने 20 जूल काम किया, किसी ने 100 जूल काम किया। और अपन ने सूत्र भी पढ़ा है कार का, W = F×S, कि जब 10 न्यूटन की वस्तु को हमने 5 मीटर खिसका दिया तो कितना बल काम किया, 50 जूल काम किया। तो इस टाइप से अपन इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं रक्त का पीएच मान क्या है, तो रक्त का पीएच मान होता है आपका 7.4। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएच का फंडा क्या होता है। पीएच का फंडा ये होता है कि पीएच मान आपकी पीएच स्केल होती है, जो उसमें 7 पॉइंट आपका उदासीन होता है। अगर 7 से आप कम गए, माइनस में गए, पीछे गए, तो यानी 6 5 4 3 2 1, इधर आपकी क्या हो जाएगी, अम्लता बढ़ती जाएगी। यानी जिसकी पीएच जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। और जैसे ही 7 से अपन आगे जाएंगे, यानी 7 से 8 9 10 11 14 तक होता है। यहाँ पे 1 से 14 तक स्केल होता है। 7 पर आपका उदासीन पॉइंट होता है। 7 से आप पीछे जाएंगे तो अम्लता बढ़ेगी, और 7 से आगे जाएंगे तो आपकी क्षारीयता बढ़ेगी। पूछा जाता है ना कि प्रबल क्षारीय NaOH की पीएच क्या होती है, 14, और प्रबल अम्ल की पीएच क्या होती है, वो होती है आपकी 1 या 0। तो इस टाइप से पीएच डिसाइड होती है, और अलग अलग चीज़ों की पीएच आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है, तो प्रोटीन अपन को सबसे ज़्यादा मिलती है दालों से। तो प्रोटीन का सबसे ज़्यादा उच्च स्रोत क्या हो गया, दाल है। मिलती तो दूध सब्जियों खाद्यान्न से भी है, लेकिन दालों में भी किससे, सोयाबीन से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है, आप सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कौन सा एक अम्ल है, तो अम्ल और क्षार की एक पहचान होती है। अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं, और क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं, वो तो अलग बात हो गई। एक बात और आपको पता होना चाहिए कि अम्लों में आपका विस्थापनीय H धनायन होता है, यानी अगर उसको अपन जलीय विलयन में डालेंगे, उसको तोड़ेंगे तो वो H धनायन में टूट जाता है। जबकि जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में डालने पर आपके हाइड्रोक्साइड आयनों में टूटते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कहाँ पर आपका OH दिख रहा है, कहाँ पर H। जहाँ पे आपको OH दिख रहा है तो वहाँ पर आपका क्षारीय होगा वो।
तो आप देख रहे हैं KOH क्षारीय होगा, NaOH भी क्षारीय होगा, NH4OH भी क्षारीय होगा। तो अगर ये 3 क्षार होगा तो ये आपका अम्ल हो गया। और वैसे भी आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, एसिटिक अम्ल या सिरका। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन डिसॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि तेल की बूंद पर पानी फैल जाता है, क्यों? तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? बिल्कुल, जब पानी पर आप तेल डालेंगे तो वो ऊपर आ जाएगी। क्यों फैल जाता है तेल? समुद्रों में, पूरे समुद्र में फैल जाता है तेल। वो होता है आपके पृष्ठ तनाव के कारण। तेल का पृष्ठ तनाव पसीने से कम होने, तो आपका तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसके कारण है जो तेल की बूंदें पानी पर तैरती हैं। पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव होती है एक सरफेस की प्रॉपर्टी है। प्रत्येक सरफेस है, कोई भी सरफेस है, वो अपने क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहता है। तो जिसका पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वो चीज़ उतनी कम फैलेगी। पृष्ठ तनाव का मतलब क्या है? वो अपने क्षेत्रफल को कम करना चाहता है। और पृष्ठ तनाव का सूत्र भी आपका यही होता है, F/A, यानी क्षेत्रफल कम से कम होगा तो उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा। लेकिन आपकी जो टूथपेस्ट होते हैं उनमें ऐसे टूथपेस्ट बनाए जाते हैं जिनका पृष्ठ तनाव क्या हो, ज़्यादा हो, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलें, वो अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश ना करें, वो अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश ना करें, बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलें। इसलिए पृष्ठ तनाव का उपयोग आपका कई सारी चीज़ों में किया जाता है। टूथपेस्ट में किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर पाए। इनमें से कौन रेडियोधर्मी तत्व है? गैर रेडियोधर्मी। तो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं भैया, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा और बहुत सारी हानिकारक किरणें निकालते हैं। इसलिए इनको कई मीटर गड्ढों में गाड़ के ढक दिया जाता है ताकि ये रेडियो एक्टिव किरणें ना निकाल पाएँ। तो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं आपके यूरेनियम के आगे के जो तत्व हैं, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, रदरफोर्डियम, ये सब आपके रेडियो एक्टिव तत्व हैं। जबकि सोना कोई रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ये इतना हानिकारक नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सोना, AU। ये आपका किसका प्रतीक है? सोने का। तो ये आपका रेडियो एक्टिव नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विषम चुनो, खोपड़ी, रीढ़, नस और पसलियाँ। तो आपको पता है ये क्या है? आपकी हड्डियाँ हैं। और नस या फिर टेंडन, टेंडन क्या होता है? दो हड्डियों को जोड़ता है। टेंडन्स होता है, एक लिगामेंट्स होता है। लिगामेंट्स को बोलते हैं स्नायु और टेंडन्स को बोलते हैं कंडरा। तो कंडरा क्या करता है? आपके अस्थि को पेशी से जोड़ता है, यानी आपकी मसल्स को बोन से जोड़ता है, वो होता है आपका टेंडन्स। और लिगामेंट्स बोन से बोन को जोड़ता है। तो इस टाइप से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट का उपयोग नाव के रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट क्या है? एक मंदक की तरह काम किया जाता है। नाव के रिएक्टरों में जब नाव की अपक्रिया हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है, तो उसको रोकना है, तो वहाँ पर मंदक का उपयोग किया जाता है, जिसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला कह रहे हैं निम्न में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं? तो इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ। एस्कॉर्बिक अम्ल, अम्ल मतलब खट्टा, खट्टापन को किससे प्राप्त होता है? विटामिन सी से। ये तो पता है सबको कि विटामिन सी, खट्टे फल खाओ तो अपन को विटामिन सी मिलेगा, नींबू, संतरा। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। तो विटामिन सी अम्ल है, खट्टा, इसलिए इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। इसी प्रकार से आप विटामिन ए का रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी है? आँखों के लिए। कहते हैं ना, गाजर, पपीता खाओ, पीले फल खाओ, आँखों के लिए विटामिन ए ज़रूरी है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। यानी कहाँ से आया है? रेटिना से आया। इस टाइप से चीज़ों को रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएंगी चीज़ें। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये आपको पता होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आपका H2SO4, HNO3 आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। ये सूत्र तो आपको याद होने ही चाहिए, नमक का, बेकिंग सोडा का, शुष्क बर्फ का, ये सब सूत्र आपको पते होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। और इसकी PDF की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो इसको डाउनलोड कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस और PDF चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।